TRS Clips, that one channel where you get to explore the unexplored realms of knowledge. ये जो उज़ैर बलोच की रियल लाइफ राइज थी, हमजा जैसा कोई फिगर था क्या उज़ैर बलोच के आसपास? It's another way of asking that, is the Dhurandhar story based on any shade of truth? कोई RNAW ऑपरेटिव ने इन्फिल्ट्रेट किया पाकिस्तान माफिया को? I'll come to that. But I think, in my understanding, हमजा का जो कैरेक्टर है, it's a composite of many characters, जिन्होंने अलग अलग समय पे, अलग अलग जगह पे पाकिस्तान में बहुत सारा काम किया, बहुत सारा ऑपरेशन किया जी, बहुत सारी गैंग्स को इन्फिल्ट्रेट किया, आर्मी को इन्फिल्ट्रेट किया. जहाँ तक उज़ैर बलोच की बात है, उज़ैर बलोच का राइज हुआ रहमान डकैत के कजिन था ना, देयर फादर्स वर ब्रदर्स, चचेरे भाई थे. तो ही हैड जॉइंड रहमान डकैत्स गैंग. 2009 में जब रहमान डकैत मर गया या उसको मारा गया, तब उज़ैर बलोच took charge. He sat at the throne and he wanted to control everything through legitimate power. तो उसका पहला लक्ष्य ये था कि मेरे पास गैंग है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास बहुत सारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोग हैं मेरे जेब में, अब मेरे को पॉलिटिशियन बनना है, पॉलिटिकल पावर हथिया के तब जो है मैं देन आई विल लेजिटिमाइज एवरीथिंग. उसने बहुत कोशिश की, उसने वो बार बार मीडिया के सामने अपेयर हुआ, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देता था, उसके साथ कबोल के बहुत सारे झगड़े हुए, जहाँ बाकी पॉलिटिशियंस को लगा कि यही जो आदमी है ये यहाँ से लीडर बनना चाहता है. वो एज एन इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, वो हार गया, बाद में उसको टिकट नहीं मिला. उसको लगा था कि PPP जो है भुट्टो की पार्टी, उसमें से मेरे को वहाँ से मेरे को टिकट मिल जाएगा, लेकिन उसके खिलाफ इतने सारे केसेस थे, कुछ 63 अरेस्ट वारंट्स थे उसके पास. लेकिन वो देख रहा, उसको लगा था कि पावर मेरे हाथ में ऑलरेडी है, बस मेरे को चुनाव जीतना है. उसने हमेशा अपने आप को कहा कि आई एम द रॉबिन हुड ऑफ दिस एरिया. उसने जर्नलिस्ट को अपने इंटरव्यूज़ में कहा कि जिन लोगों के पास अस्पताल में भर्ती होने के पैसे नहीं है, उनकी दवाई मैं खरीद के देता हूँ. बच्चे के पास स्कूल में जाने को नहीं है, मैं उनको स्कूल का उनका फ़ीस भरता हूँ. तो ये कैसे हो सकता है, लोग मेरे को वोट नहीं देंगे? लेकिन वो चुनाव नहीं जीत सका था. लेकिन एक इंडियन स्पाई है जो आज पाकिस्तान की जेल में सड़ रहा है. ये कहानी आज तक बाहर नहीं आया ज़्यादा. मैं आपको आज बताता हूँ. उसका नाम है कुलभूषण जाधव. ही इज़ फ्रॉम सांगली ऑफ महाराष्ट्र. ही वॉज ए नेवल ऑफिसर. उसने 2001 में इंडियन नेवी से क्विट किया, क्योंकि 2001 में पार्लियामेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था, और उसने अपने ही मन में कुछ उसका जुनूनी ख्याल उसके आया कि मुझे कुछ करना है देश के लिए. अगर दिल्ली में बैठे ये लोग एयर कंडीशन रूम में कुछ कर नहीं पाते और कहते ब्यूरोक्रेटिक कंपल्शंस है, ये है, वो है, मैं कुछ करूँगा. और वो जाके इंडियन एजेंसीज को कांटेक्ट करना शुरू किया. उसको कोई पॉजिटिव रिस्पांस तो मिला नहीं, लेकिन वो अपने मिशन पे निकल गया, और वो ईरान में जाके कुछ छोटे शिपिंग वगैरह का बिजनेस शुरू किया. बोट रेंट में देता था, ट्रांसपोर्ट का, वाटर ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू किया, और वहाँ से अपने कॉन्टैक्ट्स बनाते हुए एक दिन वो उज़ैर बलोच के जो गैंग है उसको पेनिट्रेट कर गया. ही केम वेरी क्लोज टू उज़ैर बलोच. वो उसका कॉन्टैक्ट ऑलरेडी ईरान में था. उसका डील उज़ैर बलोच से कुछ ऐसा हुआ था कि तुम मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए पाकिस्तान के बारे में दोगे, बदले में मैं तुमको ईरान से आर्म्स दूंगा. उज़ैर बलोच, ISI, पॉलिटिशियंस, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आपस में मिलकर काम कर रहे थे. उज़ैर बलोच के पास पाकिस्तान के बहुत सारे सीक्रेट्स ऑलरेडी था. उज़ैर बलोच के पास एक ईरान का पासपोर्ट तक था, और एक स्टेज में लगा था कि उज़ैर बलोच जो है वो शायद ईरान इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम कर रहा है, जिसका नाम था वाजा. तो जब कुलभूषण जाधव उसके गैंग को इन्फिल्ट्रेट कर गया, उसके बाद सिचुएशन कुछ ऐसा आ रहा था पाकिस्तान में, जहाँ सिंध रेंजर्स जो पुलिस फोर्स है वो बहुत सक्रिय हो गए थे उज़ैर बलोच के खिलाफ. उज़ैर बलोच को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से प्रोटेक्शन तब मिल नहीं रहा था, ऐसी प्रोटेक्शन मिलना बंद हो गया. तो वो एक स्टेज आया जब उसको लेयरी छोड़ के
भागना पड़ा। वो पहले बलूचिस्तान गया, बलूचिस्तान से वो ईरान चला गया, ईरान जाके रहने लगा। ईरानियन इंटेलिजेंस एजेंसीज वाजा को तब लगा कि ये ईरान में आया है, ये डबल एजेंट का रोल प्ले कर रहा है, ये शायद हमारे बारे में कुछ सीक्रेट्स जो है पाकिस्तान को दे रहा है, क्योंकि इसके साथ ये इंडियन कोई एजेंट कुलभूषण जाधव जो है काम कर रहा है, क्योंकि ईरान ने कुलभूषण जाधव को हेल्प किया था। इन व्हाट वे? बाय गिविंग हिम आर्म्स, जो उज़ैर बलोच को दे रहा था। बट यहाँ ईरान के इंटेलिजेंस की क्या इंटेंशन थी? ईरान का इंटेलिजेंस तो बलूचिस्तान को सपोर्ट किया था ना। ओके, देयर इंटरेस्ट वर ऑफ कोर्स अगेंस्ट पाकिस्तान। अगेंस्ट Of पाकिस्तान। course. ईरान's interest against Pakistan in favor of Balochistan. Absolutely. Okay. तो उसके बीच में कुलभूषण जाधव इस सिचुएशन का फायदा उठा के ही वांटेड टू नो सर्टेन सीक्रेट्स जो उज़ैर बलोच उसको देने के पोजीशन में था और दिया भी था। लेकिन ये जो सिचुएशन आया ना, पाकिस्तान से ईरानियन गवर्नमेंट के ऊपर एक डिप्लोमेटिक प्रेशर आया कि उज़ैर बलोच जो वहाँ छुपा हुआ है, इट्स नॉट इन योर इंटरेस्ट, वी कैन गिव यू डॉक्यूमेंट्स, वी कैन गिव यू एविडेंस। ये बात जैसे ही उज़ैर बलोच को पता चला, उसको लगा कि नाउ ईरान इज़ अ थ्रेट फॉर मी, अब ये लोग मेरे को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के पास हैंड ओवर कर देंगे। वो ओमान चला गया। ओमान में भी पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक प्रेशर गया। तब उसको लगा कि ऐसा सिचुएशन आया है वेयर बाय नाउ मेरे को एक डील करना पड़ेगा ISI के साथ, ताकि दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो। वो क्या हो सकता है? मैं पाकिस्तान को, ISI को एक बहुत बड़ा धमाकेदार इंडियन स्पाई गिफ्ट के तौर से दूंगा, जो था कुलभूषण जाधव। उसने कुलभूषण जाधव को ट्रैप किया कि एक आर्म्स डील होगा ईरान के साथ, जिस आर्म्स डील में कुलभूषण जाधव डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, बट उसने बोला था तुम्हारे लिए एक सेफ पैसेज हो जाएगा, तुम बलूचिस्तान आ जाओ और मैं तुमको वहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर करने वाला हूँ। वो पहुँचा वहाँ, और जब वहाँ पहुँचा ना तो वहाँ कोई आर्म्स डील हो रहा था, बल्कि ISI वाले थे, और ISI उनको अरेस्ट करके लेके चले गए। उसके बाद ISI को लगा कि ये केस थोड़ा वीक हो सकता है कुलभूषण जाधव के खिलाफ इस्टेब्लिश करने में। उन्होंने कुलभूषण जाधव को छोड़ा और उज़ैर बलोच कुलभूषण को ईरान वापस लेके गया प्रोटेक्शन के साथ, ताकि कुलभूषण को लगे कि नाउ आई एम सेफ। आफ्टर दैट उज़ैर बलोच ने ISI को बोला अबाउट ऑल कुलभूषण जाधव्स मूवमेंट्स इन ईरान, वो कहाँ पाया जाएगा, जो छबर एयरपोर्ट है, पोर्ट है, वहाँ कहाँ उसका ऑफिस है, वो कहाँ पाया जाएगा। ISI ने फिर उज़ैर बलोच के गैंग को बोला ये जिम्मेदारी अब तुम्हारी है, हमारे 1-2 आदमी तुम्हारे साथ होंगे, जैसा अरशद पप्पू को उठाया गया था पुलिस के साथ, इनके गैंग मेंबर्स भी थे यूनिफॉर्म पहन के, ऐसा ही दोनों तरफ से लोग गए, उसको वहाँ से किडनैप किया, वापस लाया, मिलिट्री कोर्ट में पेश किया और बोला कि ये आदमी हमारे खिलाफ बहुत, ये टेररिज्म में इन्वॉल्व है, इसने बलूचिस्तान में कुछ 20 पाकिस्तानी आर्मियों के सोल्जर्स को मारा, इसका डेथ सेंटेंस होना चाहिए। नाउ उज़ैर बलोच इज इन अ पोजीशन हु कैन एक्चुअली स्पिल द बिन्स। क्या गेम हुआ था, और उज़ैर बलोच को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है फ्रॉम द पुलिस फोर्सेस, जिनके पास उसके खिलाफ हंड्रेड्स ऑफ केसेस था, और कुछ 3,500 लोगों को मारने की उसके खिलाफ इल्ज़ाम था, उसके गैंग के खिलाफ। तो उसने डील यही किया था कि मैं ISI या पाकिस्तान आर्मी के प्रोटेक्शन में रहूँगा, ऐसे क्विड प्रो क्यो, कि मैंने कुलभूषण को तुम्हारे पास हैंड ओवर किया। तो उनको एक पाकिस्तान आर्मी के बैरक में रखा गया, वहीं वो रहते हैं। इट इज़ बिलीव्ड कि बहुत लैविश स्टाइल वहाँ मेंटेन करते हैं, एकदम है, सुरक्षित है, नथिंग, ताकि और किसी के हाथ कभी ना आए। कैन वी सिट एंड टॉक अबाउट कुलभूषण जाधव राइट नाउ? श्योर। 2026 के कॉन्टेक्स्ट में वेयर इज हिज सिचुएशन? ओके, जब उनका डेथ सेंटेंस पाकिस्तान में उनको दिया गया तो ऑब्वियसली इंडिया में बहुत शोर मच गया, और पाकिस्तान ने ये कहा कि ये आदमी है, ये एक फेक पासपोर्ट से जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया है, उसके ज़रिए उसने ट्रैवल किया, ये एक्चुअली रॉ का एजेंट है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सबसे पहले ऑफिशियली डिनाई किया 2016 में कि ये बिल्कुल कहना झूठा है। ये हुआ एज ए नेवल ऑफिसर जो वहाँ से रिटायरमेंट लिया था वॉलंटरी, और उसके बाद ईरान में जाके वो कुछ बिजनेस कर रहा था,
दैट इज़ अ फैक्ट। लेकिन रॉ के साथ कोई लेना देना नहीं है, कोई स्पाई नहीं है, हमने कोई पासपोर्ट उसको इशू नहीं किया। पाकिस्तान ने जाहिर है इस बात को माने नहीं। जब इंडिया में ये इस बात को लेकर तहलका मच गया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइल्ड एन अपील बिफोर द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इन हेग कि ये गलत केस है, गलत तरीके से इस आदमी को फंसाया गया है। तो पाकिस्तान को फिर जो कोर्ट ऑफ जस्टिस से, जो इंटरनेशनल कोर्ट से जो समन गया, जो नोटिस गया, उसका जवाब देना पड़ा। और हमारे यहाँ से हरीश सल्वे गए, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया। वहाँ बहस हुई, सारे बहस के बाद उनके डेथ सेंटेंस के ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने स्टे लगा दिया। उनको कॉन्सुलर एक्सेस नहीं दिया गया था, कुलभूषण जाधव को कॉन्सुलर एक्सेस ग्रांट किया गया। फिर यहाँ से कुलभूषण की फैमिली गई, कुलभूषण की माँ और उनकी वाइफ। कुलभूषण जाधव के पिताजी मुंबई पुलिस में ACP थे। उस लेवल पे पहुँचने के बाद उन्होंने रिटायर किया, पवाई में रहते थे वो लोग। जब कॉन्सुलर एक्सेस मिला और यहाँ से उनकी कुलभूषण की माँ और बीवी उनको मिलने के लिए गई, तो कुलभूषण वॉज अंडर सिवियर टॉर्चर। कुलभूषण को मालूम था कि जो मुझे ISI या पाकिस्तान आर्मी कहने के लिए बोलेंगे, मैं वही बात को रिप्रोड्यूस करूँगा। वैसे भी मार देंगे, वैसे भी मार देंगे, तो आई हैव टू डू दैट। व्हेन द मदर वेंट टू मीट हिम, एक बीच में ग्लास का पार्टीशन था, आपको वो मेरे ख्याल से यूट्यूब वगैरह में देखने को थोड़ा मिल जाएगा, फोटोग्राफ से है ही है। तो कुलभूषण ने सबसे पहले ये कहना शुरू किया कि माँ, आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत अफसोस है जो मैंने किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने अपने देश के साथ गद्दारी की, मैंने पाकिस्तान के साथ ये सब किया कि मैंने इतने लोगों को यहाँ मारा। आप देखिए एक माँ क्या चीज़ होती है। शी कंट्रोल्ड हरसेल्फ। और उन्होंने, ऐसा हुआ था कि पहले वाइफ खड़ी थी हस्बैंड से बात करने के लिए और माँ थोड़ा पीछे थी। माँ ने वाइफ को हटाया और हटा के बेटे को डांट के बोला कि क्या बकवास कर रहे हो तुम। मैं थोड़ा पैराफ्रेज कर रहा हूँ। ये सब तुम क्या कह रहे हो? जो तुमको इन लोगों ने सिखाया हमें बोलने के लिए, सुनाने के लिए, तुमको लगता है हम उस बात से विश्वास कर लेंगे? जिसको मैंने अपने पेट से जन्म दिया, डोंट आई नो माई सन? वी आर प्राउड पेरेंट, द होल नेशन इज प्राउड ऑफ यू। तुम ये सब क्या बोल रहे हो? कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें बोलने का, तुम्हारे पीछे पूरा देश खड़ा है, हम तो है ही है। डोंट टॉक लाइक दिस। तो उसके बाद शायद बहुत कुछ बातचीत ज़्यादा हुआ नहीं, जितना टाइम उनको ग्रांट किया गया था। कुलभूषण कुछ बोलने का हालत में नहीं था। ही वॉज सो कन्फ्यूज्ड। उसको किस लेवल पे टॉर्चर हुआ, वी रियली डोंट नो। इवन हमारे जो डिप्लोमेट्स वगैरह है उनके साथ भी कोई बातचीत करने नहीं दिया गया था। जो डेप्यूटी हाई कमिश्नर थे उस वक्त इस्लामाबाद में, JP सिंह, जिनके ऊपर बाद में ये फिल्म बना डिप्लोमेट, तो उनको भी जहाँ तक मुझे मालूम है बातचीत करने नहीं दिया गया था। कुछ सिर्फ पेरेंट्स, फैमिली को मिलने को अलाउ किया गया था। वो केस आज भी पेंडिंग है। देयर आर रूमर्स कि ही इज़ नॉट अलाइव, बट इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। I hope he is alive and someday he comes back. But somehow the matter is still pending in International Court of Justice. हमारे तरफ से भी कुछ नहीं हो रहा है, I don't know why. और हमारे तरफ से अगर कुछ नहीं हो रहा है तो पाकिस्तान को तो अपनी तरफ से कुछ करना ही नहीं है। पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, जो मैंने आपको कहा कि किसी को मारो मत, पहले बरसों तक रखो, उनको टॉर्चर करो, फिर एक दिन खुद ही मर जाएगा या हम मार देंगे। तो गोइंग बाय दैट पॉलिसी, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो भी किया उससे क्या फ़र्क पड़ता है? कल बोल देंगे वो कार्डियक अरेस्ट में मर गए, क्या करेंगे आप? कुछ नहीं कर सकते। Okay. Very difficult podcast this. Is it? In some ways, yeah. Difficult for me also. Just ये बहुत Because we भारी are speaking टॉपिक्स है। history, right? Yeah, very relevant history I also feel. और क्योंकि honestly, I'm pretty sure कितने सारे स्पाइस अभी भी पाकिस्तान में इंडिया के लिए इंटेलिजेंस गैदर कर रहे हैं, even now. It's probably reaching all of them. Thanks for watching TRS Clips. Make sure to explore the channel. ऐसे ही बहुत सारे clips upload कर रहे हैं. You'll keep working out your brain as you keep exploring the channel.